प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत जापान संवाद को किया संबोधित, कहा इस मंच ने युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए किया है बड़ा काम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सकों को किया सम्मानित। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जा रहा है जागरूक। किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात, कहा विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाया है भ्रम। देश और प्रदेश में शीतलहर के तेवर हुए तीखे। तापमान में आई गिरावट के चलते पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक पड़ रही कड़ाके की ठंड। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत जापान संवाद को संबोधित किया। इस संवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच ने खास तौर पर युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय निर्माण का भी प्रस्ताव किया है। I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies, and between man and nature. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा डॉक्टर विपरीत परिस्थितियों में भी मानव सेवा के लिए तत्पर दिखते हैं और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवशाली स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा में तैनात डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो दूसरों की जान बचाने के लिए काम करते हैं। मरीजों का पीड़ा कम करना, उनका ध्यान रखना यही डॉक्टरों का कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से आगे आ रही हैं। 44 सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों में 21 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी वाले राज्य में केजीएमयू ने बड़ा काम किया और सबसे अधिक जांच करने वाला यह संस्थान कोविड काल में बहुत कारगर साबित हुआ है। 21वीं सदी की हमारी युवा पीढ़ी के डॉक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मी एक ऐसे भारत के लिए अपना योगदान करने जा रहे हैं जो विश्व समुदाय को नेतृत्व देने वाले देशों में अपनी साख को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। आत्मनिर्भरता तथा विश्व स्तरीय उत्कृष्टता की आकांक्षा से ओतप्रोत हमारे देश की नई पीढ़ी तथा केजीएमयू के मेधावी युवाओं के साथ आज के अवसर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को साझा करना मुझे सार्थक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस संस्थान ने गंभीर चुनौतियों के बीच एक गौरवशाली परंपरा स्थापित की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 44 पदक विजेताओं में से 21 बेटियां हैं, जो लगभग 50% है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ऐसी बेटियां 21वीं सदी के समावेशी भारत का निर्माण करने में अपना विशेष योगदान देंगी। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए काम करें। तो आप सोचिए, जब भगवान के तरह आपको देखते तब हमें क्या करना चाहिए?
कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसी डिसिप्लिन रखना चाहिए, समय पे कॉलेज में आना, समय पे लेक्चर लेना, समय पर सिखाना, समय पर ओपीडी में जाकर काम करना, क्योंकि मरीज तो दूर दूर से आते हैं, सिर्फ यूपी वाले मरीज नहीं आते, और जगहों से भी मरीज इधर आते हैं, और कितना समय लेकर आते होंगे, कोई बस में आया होगा, कोई ट्रेन में आया होगा, कोई पैदल आया होगा, पैसे भी नहीं होते, और एक विश्वास लेकर आया होगा कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, डॉक्टर मिलेंगे तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन भारती, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर अंजल सिंघल, डॉक्टर अंजलि मल्ल, डॉक्टर मयंक मिश्रा और डॉक्टर अंकित मिश्रा सहित कई प्रतिभाशाली चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में भारत में कोविड टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। इसके अलावा कोरोना का सबसे बुरा दौर संभवतः बीत चुका है और लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है, ये भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। आई फील दैट द वर्स्ट मे प्रोबेबली बी ओवर, बट with a strong, you see, a note around caution that we need to be very, very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID for achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and physical distance that we are all supposed to follow. स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट हमारे देश में ही है। Significantly in a declining phase, I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world between 95 and 96. नए कृषि कानूनों को लेकर भाजपा लगातार किसानों के बीच जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों से संवाद किया है। वहीं पर दिल्ली के कोडली में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के आसपास के 9 गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन के नेता मिलने पहुंचे। किसानों ने कहा कि पहले नए कानूनों को लेकर वो भी भ्रम में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से किसानों को समझा रहे हैं, उसके बाद हमने इन कानूनों को समझा है और अब हम इस कानून को लेकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमारे अंदर भी इस बिल के प्रति भ्रम था, भ्रम नहीं संदेह था। लेकिन जब हमने परसों माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जब उन्होंने 130 करोड़ की भारत की जनता को संबोधित किया और गारंटी दी, संबोधित ही नहीं, उन्होंने गारंटी दी कि जो भ्रम फैल रहा है उसकी मैं गारंटी लेता हूं, ये भ्रम है, भय है। उस दिन से फिर हमारा विचार बदला, फिर हमने कहा इस बिल का हम समर्थन करते हैं। एक बार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब शुरू में शुगर मिल से अकाउंट में शुरू हुआ था पेमेंट आना, उससे पहले कैश में मिलता था, किसान आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा। लेकिन बाद में किसान को पता लगा कितनी अच्छी चीज है, कितनी सुविधा है कि मेरे अकाउंट में सीधा पैसा आ गया। तो कुछ कानून को कहीं पर पहुंचने में समय लगता है और ये कानून भी उनमें से एक है कि जब ये समय लगेगा और जमीन पर पहुंचेगा तो किसान इस कानून की अच्छाई का किसान को जब पता लगा। कृषि कानून के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या कुमारगंज स्थित
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाइयों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने और खेती में खुशहाली लाने का काम कर रही है। भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई कि उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी किसान पंचायत के जरिए किसान कानून के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। इस सिलसिले में कोल्डली में आयोजित एक किसान पंचायत में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी, बल्कि खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने से किसान को लाभ मिलेगा, क्योंकि खुले बाजार से प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ता को ही मिलता है। जो कानून का विरोध कर रहे हैं वो बिचौलिए हैं, किसान नहीं। जो छोटे किसान हैं, जो बाजार में जिनका शोषण होता था, मंडियों में जिनका शोषण होता था और बिचौलिए उसका फायदा उठाते थे, आज वही बिचौलिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस पंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पर सभी का भरोसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर बिल की कॉपी फाड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद द्वारा पारित किया हुआ तीनों जो अधिनियम है, कृषि संशोधन अधिनियम, विधान परिषद में उसको बार बार से फाड़ना और फाड़ करके दिखाना, इतनी ओछी हरकत, शर्मसार करने वाली हरकत। दिल्ली में कुल 365 गांव हैं। भाजपा ने हर जगह जाकर किसान कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने का बीड़ा उठाया है। वहीं दिल्ली से अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से यातायात का मार्ग परिवर्तित किया गया है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कन्नौज के सौरख में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने किसान बिल पर चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि विपक्ष अपनी राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करने के लिए किसानों को गुमराह कर रहा है। किसान आंदोलन में नहीं बल्कि खेतों में किसान बुआई कर रहा है। उन्होंने कहा, किसान बिल से किसानों का हित मजबूत होगा, किसान और व्यापारी के बीच सीधे संपर्क होगा, जिससे किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। एमएसपी और मंडी कभी बंद नहीं होगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री बार बार देश के किसानों को आश्वस्त करा चुके हैं और आश्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो किसानों को भड़का रहा है। वहीं कन्नौज के किसानों ने बताया है, किसान बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है। किसान बिल जो आया है पूरी तरीके से देश में रहने वाले किसानों के हित में रखते हुए ये किसान बिल आया है। आपने देखा कि किसानों पर चर्चा करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से तत्पर और लगातार प्रयास भी कर रही, चर्चा भी कर रही। अगर जो किसान बिल में कहीं किसान विरोधी कहीं कुछ होता है तो उसके लिए सरकार संशोधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसान इस बिल से नाराज है। जो ये किसान बिल लेकर आए हैं ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो बीच के बिचौलिए हैं और इस बिल से उन बिचौलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, पर इस बिल से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस बिल के लिए हम माननीय श्री मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेलवे स्टेशन सहित कई रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर लोगों से हालचाल जाना। उन्होंने लोगों से रैन बसेरे में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और महिलाओं के रहने की भी व्यवस्था के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। कहा कि कोई भी सड़क पर न सोए, ठंड के मद्देनजर जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब मजदूरों को कंबल भी वितरित किया। रामपुर कृषक एफपीओ अपने 2000 किसान सदस्यों के साथ लेमन ग्रास उगाकर किसानों से लेमन ग्रास खरीदकर विभिन्न लेमन ग्रास आधारित प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिनकी आकर्षक स्टॉल हुनर हाट में लगाई गई है। एफपीओ के प्रेसिडेंट अमित वर्मा ने कोसी ग्रीन्स टी नाम से तैयार की गई लेमन ग्रास टी को तैयार करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये अपने अनोखे स्वाद के लिए मार्केट में जानी जा रही है। इसके अलावा पूर्व में अमीरात एयरलाइंस के शेफ रहे आफ्ताब आलम द्वारा एफपीओ से जुड़कर तैयार की जा रही स्वीट डिश भी हुनर हाट में काफी सराही जा रही है।
कृषक एफपीओ के स्टॉल नंबर 207 पर एफपीओ के प्रेसिडेंट अमित वर्मा ने लेमन ग्रास सैफ्रॉन, ऑलिव टी, लेमन ग्रास जिंजर, तुलसी, लेमन ग्रास जिंजर हनी के साथ साथ काले गेहूं और काले चावल आदि उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली। कल भी यहाँ कुछ 10 किसान आए थे, आज भी करीब आधा दर्जन किसान आए, जिनको हमने बताया और उनके शंकाएं हमने दूर की। हमें पता है कि एक आदमी जाकर वहाँ कम से कम 10 लोगों को शंका दूर करेगा तो इससे एक माहौल बदलेगा। और एफपीओ जमीन पे जो के उनको लाभ दे रहा है। अपनी सब्जी, दूध और फल के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज खोला है। जब मंडी में आवक बहुत कम होगी तो वो हमारे यहाँ रख सकता है और जिस दिन रेट ज्यादा होगा उस दिन वो उसको बेच सकता है। ऐसे ही हमने अनाज के लिए किया है। अब किसान अपना धान नहीं, अपना चावल हमारे साथ रख के उचित दामों पर बेच सकेगा। तो ये कहीं ना कहीं सुविधा उस बिल में भी है, जिसको काम को हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है। आज 2000 किसानों को जोड़कर उनके खेत में लेमन ग्रास हमने लगवाई है। हम उनसे खरीदते हैं, उसको खरीदने के बाद उत्पाद बना के फिर हम उनको लाभ दे रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने जनपद शामली के गांव मारूखेड़ी में जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। जिला प्रशिक्षण संस्थान न होने से प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरनगर जाना होता है, लेकिन शामली में यह तैयार होने के बाद जिले के शिक्षकों को अब प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरनगर नहीं जाना पड़ेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में गन्ना मंत्री ने क्षेत्र के लोगों को शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने विकास कार्यों की बदौलत देश में अलग पहचान कायम की है, गुंडागर्दी का खात्मा किया और हर वर्ग का उत्थान आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार विकास की एक बौछार उत्तर प्रदेश के अंदर की है। और मैं कह सकता हूं, बरसों से उत्तर प्रदेश को जिस विकास का इंतजार था, उस विकास को देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे एमएसपी पर खरीद हो। उसके साथ साथ शिक्षा को सुदूर गांव तक शिक्षण संस्थानों को पहुंचाना, इसका प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसी प्रयास की कड़ी में आज शामली जनपद 2011 में बना था, लेकिन अब तक यहाँ डाइट नहीं थी। और आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से शामली जनपद में डाइट मिली है। देश में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड की चपेट में है। भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान गिरकर 0.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि पंजाब के अमृतसर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली, वाराणसी, माउंट आबू और श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वहीं कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कई जगह सुबह के समय में 50 मीटर से 200 मीटर तक ही रह गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की गयी। हमारी ट्रेन 1 घंटे 40 मिनट लेट आने की वजह से मैं कनेक्टिंग जो मेरी ट्रेन थी जबलपुर के लिए, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इतनी ज्यादा ठंड है कि आदमी सिर्फ कांप रहा है। ये चाय ऐसी वेरी गुड है जो सहारा बनी हुई है। ये बहुत अधिक इसमें जम्मू कश्मीर जैसे ठंड पड़ती है, उसी तरह से हमारे काशी में पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम पारा लुढ़ककर 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफी है, और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज्यादा होने लग गई है। प्रिकॉशनरी है कि पहले के मुकाबले पहले 1 जैकेट 2 जैकेट होती थी, अब 3-3 जैकेट पहन के आए। घर से निकल नहीं पा रहे थे, मतलब निकल तो पा रहे थे पर बहुत ज्यादा ठंड थी। 2-3 कपड़े लेयर पहन के फिर निकल रहे थे। मध्य प्रदेश में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक उतर आया है। राजस्थान में ठंड अपने चरम पर है। माउंट आबू में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फुटबॉल मैदान में घास के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जम गई है। साथ ही झील के किनारे खड़ी नावों की सीटें भी बर्फ से ढक गई हैं।
पहली बार ऐसा बर्फ हमने आबू में देखा है। बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है, जैसे हम लोग कश्मीर में घूम रहे हैं। अभी थोड़ी बर्फ की जरूरत थी तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहाड़ों में भी दिसंबर के आखिरी महीने में मौसम ने करवट ले ली है। लद्दाख के जोजिला में भी तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। द्रास में रात का तापमान -29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लेह में पारा गिरकर 18.3 डिग्री पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में भी ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर की इम्फाल में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज से गंगा सागर तक 5100 किलोमीटर पदयात्रा पर निकली अतुल्य गंगा परिक्रमा के सदस्यों का दल कल अपने पहले पड़ाव में वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर पर्यटन विभाग व नमामि गंगे और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र द्वारा सभी पदयात्रियों को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मेघालय व अरुणाचल के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र महेश श्रीवास्तव ने कहा कि अतुल्य भारत परिक्रमा के तहत निकली पद यात्रा काफी लंबी है। स्वच्छ गंगा मिशन में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा द्वारा जगह जगह लोगों को जागरूक किया जाएगा। इंडियन आर्मी के पूर्व कर्नल मनोज केशवर ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगा के सफाई में सरकार की भागीदारी के अलावा जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, तभी हम मां गंगा को साफ कर सकते हैं। ये यात्रा शुरू हुई थी प्रयागराज से 16 दिसंबर को। यहाँ से ये गंगा सागर जाएगी। गंगा सागर से दूसरे तट से गौमुख तक जाएगी और गौमुख से वापस प्रयागराज में 8 महीने की यात्रा है 5100 किलोमीटर की। इसका ध्येय ये है कि गंगा को साफ करने के 2 तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट इसको साफ करे और दूसरा जन इसको गंदा ना करे। हम सब लोग मिलकर इसको गंदा ना करें। जब ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे हिसाब से गंगा साफ हो जाएगी। कछुओं की प्रजाति को बचाने के लिए बरेली के 18 साल के जिवनेश साहनी ने अ टर्टल डे आउट के नाम से एक कॉमिक्स लिखी है। ये कॉमिक्स बच्चों को कछुओं के प्रति जागरूक करती है। जिवनेश को ये कॉमिक्स लिखने की प्रेरणा टर्टल सर्वाइवल एलियंस के साथ जुड़कर मिली। उनकी इस कॉमिक्स में गंगा के रास्ते रिहायशी इलाकों में पहुंचने वाले 2 कछुओं की कहानी है, जिन्हें गांव के बच्चे परेशान करते हैं। बाद में वो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। ये कहानी दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ही लिखी गई है, ताकि वो कछुए जैसे जीव को संरक्षित करना सीख जाएं। जिवनेश की इस कॉमिक्स को नमामि गंगे योजना में पब्लिश किया गया है। इस कॉमिक्स का कई क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी में भी अनुवाद किया जा रहा है। स्टार्टिंग में इट टुक टाइम टू स्पीड अप, बट वही धीरे धीरे समझ में आया कि इट टेक्स टाइम। जब मैंने पढ़ना शुरू करा इसके बारे में तो फिर पता चला कि इसके साथ में कितना ज़्यादा थ्रेट है। मछुआरों के जाल में फंस जाता है। गांव में कितनी कम अवेयरनेस है लोगों के बीच में इस चीज़ के बारे में। क्योंकि टर्टल के बारे में आपको जनरल न्यूज़ में और मीडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम बाकी एनिमल जैसे टाइगर है, लेपर्ड है। देयर इज सर्टेन सेंस ऑफ अवेयरनेस, बट टर्टल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये काफ़ी बर्निंग इशू है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में उसी को करते हमने स्टोरी बनाई कि किस तरीके से एक मछुआरे के जाल में फंस जाता है, वो लेके जाता है, एंड हाउ इट इज द स्टोरी की बेसिकली द वे ऑफ गंगा। गंगा नदी में बहुत सारे प्रजाति रहते हैं और टर्टल is very predominant species in the Ganga river, so it is very important to conserve it, and it is sort of like an indicative. It is a sentinel organism, so it is indicative of the purity of the river Ganga. So that's what we worked on, and this is the final product. सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना सर्दी के मौसम में गरीब असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। एटा जिले के गरीब तबके के लोग भी इस योजना से अछूते नहीं हैं। जिले के छोटे से कस्बे में राजा का रामपुर में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 300 गरीब उन लोगों को आवास मिले हैं जिनके पास जमीन तो थी, लेकिन उस जमीन पर मकान बनाने के लिए रुपए नहीं थे। इस योजना के तहत गरीबों को कड़ाके की सर्दी में रहने के लिए आवास मिलने से लाभार्थी सरकार को धन्यवाद देते दिखे। राजा का रामपुर कस्बे के आवास पाने वाले दिव्यांग सुरेश चंद ने बताया कि हमारे पास प्लॉट तो था जिसमें फूस का छप्पर पड़ा था,
जिससे सर्दी के मौसम में बहुत परेशानी होती थी। अब मुझे पीएम आवास योजना के तहत आवास मिला है, जिससे हम सर्दी के मौसम में अब आराम से रहते हैं। वहीं कस्बे के रामेश्वर सिंह ने बताया कि हम इससे पहले जंगल में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। हमारे प्लॉट कस्बे में था, तो हमें पीएम आवास मिला और अब हमें सुकून मिल रहा है। बारे में जा कहे साहब, हम तो जंगल में रह रहे थे और खंजर था साहब। अब मोदी साहब ने इतनी हमारी कृपा की, अब जंगल में तो वहाँ में बसा दिया। आवास हमारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है हमने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें हम जो है पात्र पाए गए, तो उन्होंने जो हमें आवास दिया। बना था टूटा फूटा ऐसे ही बना था भैया। अब आप लोगों के प्रधानमंत्री ने, मोदी भैया ने बना दिया, तो आराम कर दिया भैया, परेशानी से दूर कर दिया हमको। जो बेहद ही गरीब किस्म के व्यक्ति थे, उन लोगों को हमारी तरफ से आवास दिए गए। माननीय मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की योजना के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगभग 350 आवास दिए गए हैं और 300 आवास पे अभी कार्य चालू है। 50 पर अभी कार्य बाकी रह गया है, तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। और चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संवाद को किया संबोधित। कहा, इस मंच ने युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए किया है बड़ा काम। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सकों को किया सम्मानित। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जा रहा है जागरूक। किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात। कहा, विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाया है भ्रम। और देश और प्रदेश में शीतलहर के तीव्र हुए तीखे। तापमान में आई गिरावट, चलती पहाड़ी राज्यों से लेकिन मैदानी इलाकों तक पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।